Jai Hind to one and all. Today I am here with the 9th class SST English medium. Today we are going to discuss about chapter number 3rd of history part, that is Nazism and the rise of Hitler. Today our topic is question number first, describe the problem faced by Weimar Republic. देखिए वेमर रिपब्लिक को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी वो हमें डिस्क्राइब करना है। तो देखें वेमर रिपब्लिक को निम्नलिखित प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही थी। सबसे पहले वर्सलिस ट्रीटी, the Versailles Peace Treaty at the end of First World War disposed Germany of its territories, its resources and its pride as a nation. He also had to pay £6 billion as war compensation in spite of harsh terms, and Weimar Republic accepted the humiliating treaty, thereby making it unpopular among the German masses. देखिए हम अगर वर्सलाइज ट्रीटी की बात करें तो कहने को तो ये पीस ट्रीटी थी, लेकिन ये पीस ट्रीटी नहीं थी। इसके अंदर बहुत सारी कुछ ऐसी शर्तें थी जिसकी वजह से जर्मनी को बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा था। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में जर्मनी को कंपनसेशन देना था इस वार का, और इसकी वजह से जो जर्मनी की टेरिटरी है, उसके रिसोर्सेस है और उसका जो प्राइड एज ए नेशन है वो डिस्पोज्ड हो रहा था वर्सलाइज ट्रीटी की वजह से। ये also इसके अलावा देखिए £6 बिलियन वार कंपनसेशन था। मतलब वार कंपनसेशन की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा था, £6 बिलियन था। इन स्पाइट ऑफ हार्श टर्म्स द वेमर रिपब्लिक एक्सेप्टेड ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी। देखिए इसकी इतनी हार्श टर्म थी, लेकिन उसके बावजूद वेमर रिपब्लिक इस ट्रीटी को स्वीकार कर लेती है और इसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, अब लोग वेमर रिपब्लिक के खिलाफ हो जाते हैं कि भैया इस टाइप के अगर टर्म्स एंड कंडीशन है तो आपको देखना चाहिए, आप कैसे इसको साइन कर सकते हैं। नाउ इकोनॉमिक क्राइसिस, द जर्मन स्टेट वाज फाइनली क्रिप्ड ड्यू टू द ओवरवेलिंग वार डेब्ट। अब देखिए क्योंकि हम वार लड़ रहे हैं तो लड़ाई लड़ने की वजह से हमारा खजाना खाली हो चुका है ना, और हमारे पास में अब कर्ज भी हो गया है जो कि हमें गोल्ड के अंदर पे करना है। ओके, सब्सिक्वेंट गोल्ड रिजर्व्स डेप्लेटेड वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क फेल। तो देखिए इससे क्या होता है, हमारा जो गोल्ड रिजर्व होता है वो नीचे की ओर गिर जाता है, और जो जर्मन मार्क की वैल्यू है वो फेल हो जाती है, वो भी नीचे गिर जाती है ना। जर्मन की जो करेंसी की वैल्यू है वो भी नीचे गिर जाती है, और इसके अलावा जो एसेंशियल चीजें हैं उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। एसेंशियल चीजें जो होती है उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं ड्रामेटिकली। Now political defects. The Weimar Republic was weak due to inherent constitutional irregularities such as proportional representations and Article 48, which gave the president the power to impose emergency and rule by decree. देखिए अब अगर हम पॉलिटिकल डिफेक्ट की बात करें तो जो वेमर रिपब्लिक है वो वीक थी क्योंकि इसके इनहेरिट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इरेगुलरिटीज के कारण ये वीक थी। दूसरा एक कारण ये भी था आर्टिकल 48। देखिए आर्टिकल 48 का मतलब है कि प्रेसिडेंट के पास में पावर है कि वो इमरजेंसी लगा सकते हैं और इसके अलावा डिक्री के द्वारा रूल कर सकते हैं। ओके, नाउ the democratic parliament system seemed to give the people no solution for benefit in the times of severe economic crisis. अब देखें लोगों को बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही, बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है लोग, लेकिन यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कुछ भी नहीं कर रहा है। ओके, वो कोई इसका सोल्यूशन नहीं दे रहा है। लोगों की हालत बद से बदतर होती जा रही है, ब्रेड के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ओके, now question second, discuss why Nazism became popular in Germany by 1930. नाजिज्म पॉपुलर क्यों हो गया जर्मनी में 1930 में, यह हमको बताना है। देखिए द मोस्ट अपीरेंट बीइंग द ग्रेट डिप्रेशन, द वेमर रिपब्लिक डिड little to remedy the country's economic downfall, and the Hitler was presented as a savior to humiliating German people living in the economic and political crisis. देखिए होता क्या है कि वेमर रिपब्लिक को बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है, जो लोगों की इकोनॉमिक क्राइसिस है वो दूर नहीं कर पा रहा है वेमर रिपब्लिक। तो अब लोगों को हिटलर के अंदर एक होप नजर आता है, लोग समझने लगते हैं कि हिटलर हमारी समस्याओं का समाधान लेके आएंगे और हमारी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन को सही करेंगे। देखिए सेकंड पॉइंट है द पावरफुल स्पीचेस ऑफ हिटलर इन विच ही सॉट टू बिल्ड द ग्रेट नेशन। देखिए हिटलर एक बहुत अच्छे वक्ता थे, वो पावरफुल स्पीच देते थे और जिस तरीके से वो बताते थे कि वो एक ग्रेट नेशन का निर्माण करेंगे, और जो वर्सलाइज ट्रीटीज की वजह से इनजस्टिस हो रहा है जर्मनी के ऊपर, तो उस इनजस्टिस से जर्मनी के लोगों को बाहर निकालेंगे और सभी के लिए एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज को प्रोवाइड करेंगे। तो इन सारी चीजों की वजह से लोगों को होप नजर आता था हिटलर में।
और थर्ड चीज, नाजी प्रोपोगंडा वाज यूनिक, जो नाजी का प्रोपोगंडा था वो बहुत ही यूनिक था। रेड बैनर विद स्वास्तिका, नाजी सैल्यूट एंड द राउंड्स ऑफ एक्वेल्यूज अट्रैक्ट द पीपल। देखिए नाजी के अगर हम प्रोपोगंडे की बात करें तो उनका जो रेड बैनर जिसमें स्वास्तिका हुआ करता था या फिर जो नाजी सैल्यूट हुआ करता था, और इसके अलावा राउंड ऑफ एप्लॉज, ये सारी की सारी चीजें लोगों को अट्रैक्ट किया करती थी और लोगों को लगता था कि यदि हम नाजिज्म के आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान, सॉरी कहीं ना कहीं हमारा फायदा होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर द पेक्यूलर फीचर्स ऑफ नाजी थिंकिंग। देखिए यदि नाजी थिंकिंग की हमें यहाँ पर पेक्यूलर फीचर बताना है कौन कौन से थे। देखिए नाजी थिंकिंग की अगर हम पेक्यूलर फीचर्स की बात करें तो नाजी जो है रेशियल हायरार्की के अंदर माना करते थे। रेशियल हायरार्की का मतलब ये है कि ये नहीं मानते थे कि दुनिया के जो सभी इंसान और ह्यूमन एक हैं, बल्कि इनका ये मानना था कि जो नॉर्डिक आर्यंस है वो सबसे ऊंची नस्ल के लोग हैं और बाकी जो ज्यूस है वो सबसे लास्ट की नस्ल, मतलब सबसे लीस्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं और बाकी इसके बीच के अंदर आते हैं। नॉर्डिक जर्मन आर्यन एट द टॉप, देखें यहाँ पर यही कहना है इनका, नॉर्डिक जर्मन आर्यन सबसे ऊपर है और ज्यूस सबसे लोएस्ट है और बाकी के इसके बीच में आते हैं, बाकी के लैडर है। They believe that only the strongest race to survive and rule। देखिए इनका ये मानना है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है वही रूल करेगी और सरवाइव करेगी, और वो कौन है? नॉर्डिक जर्मन आर्यन। अब देखें इनका ये कहना है कि यदि हमें देश की डेवलपमेंट चाहिए तो नई टेरिटरी को गेन करना पड़ेगा, मतलब कि जो दूसरे देश है उनके ऊपर हमें कब्जा करना पड़ेगा और वहां के जो नेचुरल रिसोर्सेस है और वहां का जो पावर है उसका इस्तेमाल करके हमें जर्मनी को एक पावरफुल नेशन बनाना पड़ेगा। इस तरीके से जर्मनी में पावर आएगा, एक पावरफुल नेशन बनेगा जर्मनी। ओके, तो देखिए आज हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 डिस्कस किया और इसको आप अच्छे से लर्न करिए ताकि आगे आने वाला जो पॉइंट है, जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।